हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिया है और एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को करवा दिए हैं। जो भी इस क्लास को नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। इसमें भी हम लोग जितना भी इसमें क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के इतिहास से सारा एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। वह ऐबक नाम से तुर्क जनजाति का था। तो ऐबक जो था तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसने गौरी उसको खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए याखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता रहा, उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में लिया। यदि उसने अपना पहला राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपह सलाहकार की पदावधियों से अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। तो 1208 तक इसे दासता से मुक्ति मिली और ये कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था और लाहौर से ही शासन करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी था, तो इसे लाख वक्स और कुरान खां भी कहा जाता था। चलिए और देखते हैं। ऐबक साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़र्क ए मुदब्बर ने उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाए थे और इसको पूरा इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ये इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था और निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था। तो ये किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में प्रथम अख्ता प्रदान कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया है। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शमा मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हाँसी अख्ता का इख्ता प्रदान किया था। 1112 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और सामान का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी की प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत की विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। तो इसे 1192 से लेकर 1206 तक उन्होंने उत्तरी भारत में अपना गौरी के प्रतिनिधि के रूप में विजित भागों पर शासन संभाला और उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे। तो ये थे बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के में बद बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार के तहस नहस कर राजधानी औदनपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। तो मोहम्मद गौरी जो थे इसी के एक साधारण दास थे बख्तियार खिलजी, जिन्हें 1193 से 1202 ईस्वी तक मध्य भारत की विजय तथा नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है तहस नहस कर दिया
और औदंतपुरी पर कब्जा कर लिया और 1202 और 3 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ के जो शासक थे लक्ष्मण सेन वहाँ भाग गए। तो वहाँ के जनता क्या हुए, एकदम हताशा हो गए थे। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। जनता क्या करते, राजा भाग गए थे लक्ष्मण सेन तो वहाँ के क्या किए, जितने भी वहाँ के जनता थे वो आत्मसमर्पण कर दिए। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय के तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में बिहार हमले के बारे में जो बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था उसके बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विस्तार प्राप्त हुआ है। तो ये तबकात नासरी में हुआ है जो मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। नेक्स्ट है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो ये किए थे बख्तियार खिलजी। तो नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ये कौन थे, ये गौरी के एक दास थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में एक राड पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर किसको, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है। तो ये किए हैं बलबन। तो ये मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत से बताया है। तो देखिए, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वरी का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुकरा खां ने कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो बलबन का कहना था जो शासक होता है वह ईश्वर का भेजा हुआ होता है और इस सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने आप को जिले इलाही कहा है अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? तो ये बलबन द्वारा अपनाया गया था। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसकी कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। तो बलबन का कहना था ये जो सुल्तान होता है ये ईश्वर द्वारा भेजा होता है और ईश्वर का ये प्रतिबिंब होता है और सुल्तान को निरंकुश होना अनिवार्य है। इसलिए सुल्तान जो भी फैसला लगा उस पर जनता को उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये बलबन द्वारा कहा गया और इसी ने रक्त एवं लोह नीति का प्रतिपादन किया था। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों की पूर्णता स्वतंत्र है। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कहा था जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत और नियमों के आदेशों के पूर्णता स्वतंत्र था। तो ये बर्नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित और क्या अनुचित। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा को सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने में संबंध में याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उ खिलाफत नासिरी उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। तो अलाउद्दीन जो है ये स्वयं को ही समझा, बलबन के बातों को इन्होंने माना और खलीफा से सुल्तान बनने के लिए जो है इसको आज्ञा नहीं लेना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ये जफर खां की हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हटकर वापस चले गए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जफर खां, जो मारा गया था मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शहबाज के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेत में अलाउद्दीन की समता सुलेमान तथा पद्मिनी की तुलना शहबों से की थी। संभवतः इसी आधार पर मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। तो पद्मिनी की कहानी के बारे में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पद्मावत से पता चलता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाद होकर उसके प्रति एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 से 1306 ईस्वी में उसने कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्होंने क्या किया था? 1305 और 6 में उसको नहीं 1296 में देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन सफल आक्रमण से बाद होकर प्रतिवर्ष उसको क्या एलिचपुर की आय भेजने के लिए वादा किया था, लेकिन 1305 और 6 में नहीं भेजा। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर भेजा गया। रामचंद्र देव वहाँ आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है। उसकी छत पर गुंबद है और इसके चारों दीवारों में मेहराबद प्रवेश द्वार है। तो ये बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दिल्ली के किस शासक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल बाद में नहरों के सबसे बड़े जल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो सरकार को 1/10 भाग देना पड़ता था जो सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करते थे। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहर का निर्माण करवाया गया था सबसे अधिक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उद सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। तो दार उद सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय राजा फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उद सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिलवाया गया था। तो क्या होगा? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण व योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसे बेगारी की समस्या हल करने का प्रयास किया। तो फिरोज शाह तुगलक क्या किए? ये रोजगार दफ्तर खोलकर बेरोजगार आदमी को वहाँ पे अपना कोई पद देकर योग्यता और गुण के आधार पर और बेगारी से उसको निकालने का प्रयास किए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। अपनी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया था। उन दासों की शिक्षा की पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हो गया। इसलिए यह हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि जितना दास रखेंगे उतना उसका खर्चा लगेगा और उससे क्या होगा? राजा को नुकसान होगा। इसलिए ये कभी कभी हानिकारक सिद्ध हुआ है।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का लिए उपाय किए थे? तो ये फिरोज तुगलक द्वारा ही किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए। अलाउद्दीन के 30 पुराने बाग को फिर से लगवाए। तो फिरोज शाह तुगलक क्या किए, अपने दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन जो लगाए थे उसके 30 पुराने बाग को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस्सादिन व मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तो अब्दुल रज्जाक का कौन सा वृत्तांत है? मतला उस्सदाइन व मज उल बहरीन, और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुई? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राज स्थापित हुआ है? देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद शासन कमजोर पड़ गया तुगलक, और 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का अंत हो गया। और 1413 में सरदारों ने दौलत खां के दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसने दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर आक्रमण 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश, कौन सा, सैयद वंश की नींव डाली। तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का नींव डाला। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया था जो अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था आगरा शहर। तो 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम पर सिंहासन में बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने अपने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी किनारे आगरा नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश की आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया गया। उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसने समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलडुखी उपनाम की कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाया और ये 1504 में जो है राजस्थान के शासक पर नियंत्रण रखने के लिए बसाया था आगरा शहर। और नाप तोल के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया और क्या किया, उसके आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ जो था उसका फारसी में अनुवाद कर फरहंगे सिकंदरी रखा गया। और गायन विद्या के लिए तज ए सिकंदर शाही की रचना हुई और गुलडुखी उपनाम नाम की कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये हरिहर द्वितीय द्वारा बहमनियों से गोवा को छीना गया था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसकी पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनाडा, मैसूर, तिरुचनापल्ली, कांची आदि प्रदेश को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। तो हरिहर द्वितीय शिव विरूपाक्ष का उपासक था और ये जो सिंहासन पर बैठा उसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल व गंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। कोडबिंटू आदि के किले जीत लिया और पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय में कुतुब शाह के बीच संघर्ष और कुतुब शाह सेना पराजित हुई थी। तो कृष्णदेव राय से कुतुब शाह की सेना पराजित हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड।
भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। तो 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो ये हम्पी से मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी से मिलता है और हम्पी ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो ये संबंध था रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज से मुमलिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ये बलबन द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए अर्ज विभाग। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। 1674 में शिवाजी ने अपनी राज्याभिषेक कराया था, छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग में महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने करवाया था और राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। बहमानी राज के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन। तो बहमानी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन की संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों और सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थे। निम्नलिखित से कौन सा भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो इसमें कौन सा कर भूमि उत्पादन पर लगता था उस इंगित करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये भूमि के लिए जो कर था ये खराज था और उस्र था और मुक्तई था। तो ये भूमि पे लगने वाला कर था। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाला इंगित करता है, जबकि खुस्म भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुस्म लूट का धन है। तो खुस्म जो है उसे लूट का धन कहा जाता था और ये सब भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट कर प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद तुगलक से 4/5 कोष दिया था, शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने से कई हिस्सा नहीं लिया। तो ये कर के बारे में है। और खुम्स जो था वो लूटपाट वाला पैसा था। किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जमीन की नपाई का आधा जो है लेने का दावा किया था। शेख बाउद्दीन जकारिया किसके संप्रदाय थे? शेख बाउद्दीन जकारिया जो थे ये भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सूफियों ने इस संप्रदाय में शेख सर्द-उद-दीन आरिफ, शेख रुखुद्दीन अबुल फत्ता और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति की साधना में बाधक नहीं मानते थे और सुखमय जीवन पे ये लोग बल देते थे। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया है? तो इसमें देखिए इसका आंसर ई दिया हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक थी। इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा में इसका प्रश्न ई माना है। तो इसमें शेरशाह किया था, लेकिन इसका आंसर जो है ई माना गया है। जाविद का संबंध किससे था? तो ये राजकानून से था। जाविद का संबंध राजकानून से था। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, सक्सनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी, सिक्का जो होता था चांदी का बनता था, टक्का चांदी का और संस्कनी जीतल तांबा का बना होता था। सल्तनत काल में टक्का चांदी का एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। सस्कनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। तो ये टंका और जीतल के बारे में बताया गया। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। तो भारत में कागज़ का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है।
विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 में पेपर संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो कलकत्ता में 1105 में रखा गया था संरक्षित, इसका शीर्षक पंचरक्षा है और ये सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है भारत में। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो ये मिनहाज उल सिराज थे, जो देखे थे बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में लिखा है। तबकात नासिरी मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसको अंग्रेजी अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी का भारत विजय पर प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। तो ये प्रथम ऐसा मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है तबकात नासिरी, जिसमें कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम का मुद्रा प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया है। सभी भक्ति संतों में मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो सभी संतों में ये विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उसके अनुयायी या भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत देश का भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों के साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने से अपनी योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति की और बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन में संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। तो ये कारण था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा, जो कि एक से एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। जहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। तो निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। यहाँ है दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वार से आएगा तो मैं दूसरे के द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा किया गया है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत में युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनका सैन्य कुशलता। तो बाबर के पास सैन्य कुशलता अच्छा था, इसलिए उनकी पानीपत के युद्ध में जीत हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीतियों के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है, वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों से बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तो ये बाबर कहा है। तो कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी जीवनी संबंधी घटनाओं के ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजुक एक बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखा गया है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, लेकिन तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया और इसे बाबर खुद लिखा है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में हुमायूं ने प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीनों तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंदर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। निम्नलिखित से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में 1564 में कराया था। इस मकबरे का नक्श मिराक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के
परितः एक बाग की रचना हुई थी। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये की है गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में थी। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रयाण के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं की राज्यकाल के विषय में कुछ भी स्मरण हो तो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवाएं में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तो ये गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई है। ये कौन थी? हुमायूं की बहन थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें एवं युद्ध स्थल का नाम नीचे अंकित करें। तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन कौन सा है उसके बारे में बताया गया है। 1531 में गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को परास्त किया। तो देवरा का युद्ध कब हुआ है? 1531 में। 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को पराजित किया। तो चौसा का युद्ध 1539 में, देवरा का 1531 में। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसे शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। तो कन्नौज 1540 में हुआ है। 17 मई 1540 को कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध हुआ है। शेरशाह ने पराजित होना और विवश होकर एक निर्वासित भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय में हुमायूं एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज वापस दिलवाया। तो देवरा का हुआ है, पहले देवरा है, फिर देवरा का हुआ है 1531 में, और चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, सरहिंद का 1555 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के पीछे ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था? तो ये थे हकीम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना का अग्रभाग नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर खां ने राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ अपने आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। निम्नलिखित से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ये अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। चलिए अकबर के बारे में देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद पर अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि से भी उसके समय का सफलता प्राप्त हुई है। वह उसके उत्तराधिकार के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों के निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण उपरोक्त चारों बिंदुओं की सम्मिलित किया गया है। तो 1562 में दास प्रथा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया है और बाल विवाह और सती प्रथा को भी रोकने का कोशिश किया है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो 1576 में। तो बंगाल तथा बिहार को कब मिलाया मुगल साम्राज्य में? 1576 में। 1572 में सुलेमान कारारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने की तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1576 में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है 1600 ईस्वी में। और अकबर का शासनकाल कब तक रहा था? तो 1605 तक, 1556 से। तो ये हुआ है अकबर के काल में।
दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारिक ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार का योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व में देशों के साथ व्यापार करने की आशा से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का अकबर बादशाह था। 1556 से 1605 तक रहा है। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों का तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। तो आईन अकबरी में अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने। तो एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने आगरा में बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना तट पर स्थित है। यह अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर से सोने तथा कीमती पत्थरों से जरावट शैली का प्रयोग किया गया है। प्राचीनकारी पिटरा ड्योरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पिटरा ड्योरा या प्राचीनकारी कहलाता है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था? तो लगान निर्धारण का तरीका। तो बंटाई शब्द था लगान निर्धारण का तरीका। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना NCERT के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा पुस्तक मतलब इस पे ये है सेल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स एंड रेजिन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो कि उसका पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बी लोग अपने उत्तर में पत्र का उत्तर बी माना है। तो BPSC जो इसके आंसर में अकबर माना है, लेकिन इसमें हुमायूं होगा ऐसा माना गया है। देख लिया जाएगा इस क्वेश्चन को। दास्ताना या अमीर हफ्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं विश्लेषण। अकबर ने अनेक ग्रंथों की चित्रित करवाया, जिसमें सर्वप्रथम दास्ताना अमीर हजमाती अकबर द्वारा करवाया गया। इसमें अकबर नहीं है आंसर में, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ये अकबर के दरबारी थे दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो कि एक कहार का बेटा था के काम अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उससे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया था, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में अपनी आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फरुख, कमलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांभल और हरिवंश आदि अबुल फजल अपनी किताब आईन अकबरी में बतवाए हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंच गया था? जहांगीर के नेतृत्व में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर पहुंच गया था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य को चित्र बनाते समय एक ही चित्र पर विभिन्न चित्रकारी द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र के विभिन्न चित्रकारों से अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राजा दरबारों में दृश्य को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों को चित्र बनाना कला विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया है, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया है। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। जब्दी प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये थी अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्दी प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्दी खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकार भू भाग में यही प्रणाली विचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है विलियम फिंच के द्वारा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ
40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो सुल्तान जैनुल आबदीनी अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसे संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों की संरक्षण प्रदान किया है। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबदीन को। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलवाई थी। तो दो अस्पा का मतलब जैसे मंसदारों को अपने सवार पद हेतु 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में से मंसदारों को अपने सवार पद हेतु 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर द्वारा चलाया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। कंधार आज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। तो दोनों के बीच झगड़े का कारण कंधार था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया है? शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम का शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की तथा अपने सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसमें सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद में भवनों के लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किलों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। तो लाल किला का निर्माण 1648 में हुआ है। पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाज़ा के नाम से और दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाज़ा के नाम से कहा गया और शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कलों एवं वास्तुकला की दृष्टि से नहीं सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार B.N. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः इसका सही है A.L. श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार नारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उनकी कुरान की कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह से मिन्नत करनी चाहिए तथा दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। तो ये सबको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए औरंगजेब द्वारा जिहाद चलाया गया था। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नादेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये थे लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब क्या होते थे? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान को मदद ए मास कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह थे। तो मयूर शासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलाल के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये सोना, 50 करोड़ जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्तो ताउस मयूर सिंहासन को भी ईरान ले गया। यह नादिर शाह मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वाजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय की कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था, यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760
ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर औरंगजेब का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। अंग्रेज का अधिकार 1803 में हो गया था, ये शाह आलम द्वितीय के समय में ही। तो यहाँ हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री अब आ जाएगा और हम लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होता है। अब हम लोग आगे आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। जल्दी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को लेके आएंगे।